एक बेटी को पालने में माँ बाप की ज़िंदगी गुजर जाती है। उसके सुख सुकून की बचपन से दुआएं मांगने लगते हैं और कितने लाड से पालते हैं। और बेटियां अपने पापा की कितनी प्यारी होती हैं, कितनी लाडली होती हैं, इसका अंदाज़ा एक बाप के सिवा और कोई नहीं लगा सकता। ये मेरी छोटी गुड़िया है और मेरे हस्बैंड इसको खुद अपनी गोद में लेके इसको फीटर पिलाते हैं। इसके एक एक कदम पे 100 बार बिस्मिल्लाह बोलते हैं। मैं खुद बिस्मिल्लाह बोलती रहती हूँ हर वक्त, सदके जाएं। इसकी नज़रें उतारना, इसकी बलाएं लेना। हर बेटी अपने माँ बाप को इसी तरह प्यारी होती है। पता नहीं लोग कैसे बेटियों लेके जाते हैं, ब्याह के लेके जाते हैं और उनके माँ बाप के सामने उनकी बेटियों पे इतने जुल्म करते हैं। और वही बेटियाँ वो कुछ बर्दाश्त करती हैं जो उन्होंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होता। आज की वीडियो में आपके साथ एक सच्ची कहानी शेयर करने लगी हूँ। बस ये किसी की स्टोरी थी, किसी ने मेरे साथ रब्ता किया और मुझे अपनी स्टोरी सुनाई, तो मैंने सोचा चले आपके साथ भी शेयर कर दूं। क्योंकि आजकल का जो ये नफ्सा नफसी का दौर है, इसमें हर बंदे का यही होता है कि हम बेटियों को इतने प्यार से पालते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं। तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारी बेटियों की शादियाँ वहीं हों जहाँ जो है ना उनको मुकम्मल सुकून मिले, जहाँ उनके लिए हर आसाइशें हों, जहाँ वो खुश रहें। और हमारे पाकिस्तान के हालात भी कुछ इस किस्म के हैं कि ज़्यादातर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि हमारी बेटियाँ बैरून मुल्क जाएँ, स्टडी के लिए खुद अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। अगर ना कर सकें तो उनकी कोशिश यही होती है कि हम जो है ना कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए और उस रिश्ते के ज़रिए वो अपने बेटियों को बैरून मुल्क भेज दें। तो आज की वीडियो आपने अंत तक सुननी है। बहुत दुखी और बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। इंशाल्लाह तमाम माओं और बहनों के काम आएगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें, बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें, बात रहें। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे इस माह रमज़ान के सदके, और किसी के सदके मेरी बेटियों के नसीब भी अच्छे हों। और अल्लाह पाक जो है ना तमाम बेटियों की माँ बाप को ना उनकी बेटियों के लिए जो रिश्ते दे वो इंसानों से उनका वास्ता पड़े, जानवरों से, दरिंदों से उनका वास्ता ना पड़े। आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, आज की स्टोरी शेयर करते हैं। ये एक लेडी हैं जो कि इस वक्त लंदन में रहती हैं और उनका नाम मैं फ़र्ज़ी नाम रखने लगी हूँ। उनका नाम है जी ज़ुबैदा। और उन्होंने क्या किया, कहती हैं कि मैं जब पढ़ लिख चुकी तो मेरे वालिदैन ने को अच्छे रिश्ते की तलाश थी और उन्होंने एक रिश्ते वाली को ढूंढा। और उस रिश्ते वाली ने मेरे लिए जो रिश्ता लाया वो ये लड़का जो था ये लंदन में रहता था और अच्छे खाते पीते लोग थे। इनकी सारी फैमिली लंदन में सेट थी और उन्होंने यही कहा था कि हम लड़की को अपने साथ लंदन ही लेके जाएंगे, यहाँ पे हम उसे नहीं रखेंगे, अपने साथ लेके जाएंगे। फ़र्ज़ी तौर पे जल्दी से मेरा पासपोर्ट भी बनवाया गया, रिश्ता हो गया, शादी हुई। और शादी से पहले ही उन्होंने मेरे वालिदैन से कह दिया कि आप लोग पासपोर्ट वगैरह बनवा लें और जो बाहर की चीज़ें उन्हें ज़रूरत थी उसके मुताबिक। कहती है कि मैंने पहले पासपोर्ट बनवाया, फिर हमारी शादी होगी, शादी के बाद जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे रेडी हुए और उसके बाद मेरा वीज़ा लगा और मुझे अपने साथ लेके जाया गया। कहती है जब मैं वहाँ गई हूँ तो उनका एक अच्छा खासा बड़ा सा घर था। इतना बड़ा घर था कि उसमें तकरीबन 15-20 कमरे थे और अच्छी खासी बड़ी फैमिली उनकी। यहाँ तक कि जो मेरी बड़ी नंद है उसे डिवोर्स हुई थी, उसके 4 बच्चे थे, वो भी साथ ही रह रही थी, इकट्ठे रह रही थी। लेकिन मुझे वहाँ पे जाते ही दूसरे दिन ही समझ आ गई कि मुझे तो यहाँ पे नौकरानी बना के लाया गया है, मुझे तो यहाँ पे एज अ बहू नहीं नौकरानी की बना के लाया गया है। मुझे दूसरे दिन इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया क्योंकि मुझसे सारे पासपोर्ट और मेरे जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो सब मुझसे ले लिए गए, अपने कंट्रोल में कर लिया और मेरा फ़ोन वगैरह भी जो है वो मुझे ना दिया गया, ना ही मुझे मेरे वालिदैन से बात करने दी गई। हर किस्म का कंट्रोल मुझ पे किया गया कि अपने वालिदैन से भी बात नहीं कर सकती हूँ, घर में पाकिस्तान में किसी से रब्ता नहीं करना और घर में ही जो है सुबह उठ के किचन में घुस जाओ और घर के सारे काम करो और रात के वक्त ही जो आराम मिले तो मिले। और उस टाइम पे अगर शौहर को कोई बात बताओ, शिकायत करती तो वो मेरी किसी बात पे तवज्जो ना देता, कोई अहमियत ना देता। और यहाँ तक कि अगर नंद के बच्चे मेरे साथ बदतमीज़ी करते, मैं उन्हें बताती तो उस बात पे भी मेरे हस्बैंड को कोई फ़र्क ना पड़ता और कहते कि ऐसा होता है, ऐसा चलता है, गुजारा करो, बर्दाश्त करो, यहीं रहना है तुमने। इसी तरह कहती है कि चलते चलते गुजरते गुजरते मैं प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट होने के दौरान ही बीच में जो है तकरीबन मेरे अभी तक डिलीवरी में 3 से 4 माह रहते थे तो मेरे जो है मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। जैसे ही मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मैं काफ़ी रोई और मैंने कहा कि मुझे वापस पाकिस्तान जाना है, अपने वालिद की तरफ, अपनी वालदा की तरफ मुझे जाना है, मुझे फ़ोन पे बात करने दो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्या हुआ, कोई बात नहीं, जो दुनिया में आया है उसने चले जाना है और अभी तुम्हारे वीज़े का मसला है, तुम्हारा इशू है, तो यहाँ पे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फ़िलहाल तुम्हारा वीज़ा कंप्लीट नहीं है, तुम यहाँ से नहीं जा सकती और मेरा भी इशू बना हुआ है, मैं भी नहीं जा सकता। तो जो है ना सब्र करो, बर्दाश्त करो, बस कुछ दिनों के बाद जाएंगे। इसी तरह फिर
अगर नहीं कर सकती हो बर्दाश्त, नहीं होता है सब्र, तो मेरी तो गुंजाइश है नहीं, अपने वालिद से, अपनी वालदा से रब्ता करो और उन्हें कहो कि तुम्हारे लिए तुम्हारा वीज़ा भेज दे। तो कहती है कि मैं कैसे फौतगी वाले घर में जाके और कहती उन्हें कि मेरा वीज़ा भेजें। मेरे वालिदैन वैसे ही इतने उनके माली हालात अच्छे नहीं हैं और मैं उन्हें कहूँ कि आप मेरा वीज़ा भेजें। तो कहती है बस ये बात सुन के चुप कर गई और अंदर रोती रहती, सारा दिन रोती रहती, रात को रोती रहती। इसी दौरान अल्लाह पाक ने मुझे रहमत से नवाजा, मेरी बेटी पैदा हो गई। बेटी पैदा हुई, उसके बाद तकरीबन बेटी मेरी 4 माह की हुई है। तो अचानक एक दिन मेरे हस्बैंड आए हैं और कहते हैं कि चलें जी, हमने जाना है पाकिस्तान, तो अपनी तैयारी करो, हम पाकिस्तान जा रहे हैं। मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा हम दोनों मियाँ बीवी जाएंगे, मैं भी जाऊँगी, मैं भी जाऊँगा और तुम भी जाओगी, दोनों इकट्ठे जाएंगे। कहती है कि जैसे ही जब मैंने ये बात सुनी तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा ठीक है, मैं छोटी की भी पैकिंग कर लूँ। तो आगे से मुझे कहते हैं नहीं नहीं, बेटी साथ नहीं जाएगी, वो यहीं पर रहेगी। और मेरी नंद एकदम से कहती है कि हाँ हाँ, उससे पहले भी मैंने संभाला हुआ है, आगे भी मैं ही उसे संभाले रखूँगी, सिर्फ 5-7 दिनों की तो बात है, तुम लोग दोनों हो आओ, मैं उसे रख लूँगी। मैंने पहले इनकार किया तो मुझे जो है ना दलीलें दी गई और मुझे प्यार से भी समझाया गया और मुझे अपने कॉन्फिडेंस में लिया गया कि नहीं, हम वापस, मैं अब तुम्हारे साथ ही नहीं जा रहा हूँ, तो हमने इकट्ठे जाना है, इकट्ठे वापस आएंगे। कुछ दिनों का मेरा टूर है, मेरा कुछ काम है वहाँ पे। तो छोटी को जो है ना अभी तक वीज़े के इशू हैं, उसके कागजात नहीं बने हुए, तो उसे हम नहीं लेके जा सकते। अब तुम्हारी मर्ज़ी, अगर नहीं जाना चाहती हो तो ना जाओ। तो कहती है कि मैं उनकी कैद से आज़ाद होना चाहती थी, तंग आई हुई थी, माँ बाप को मिलना चाहती थी और उन्हें अपनी माँ को मिलना चाहती थी और उसे अपना दुखड़ा बताना चाहती कि मेरे साथ ये कुछ हुआ है। 1 साल की मैं बिछड़ी हुई थी, किसी से मेरा कोई रब्ता नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है मैं जाऊँगी। मैं इसके साथ चल पड़ी। जैसे ही मैं वहाँ गई हूँ, वापस आई हूँ पाकिस्तान, जब हम पहुँचे हैं तो इसने मुझे मेरी वालदैन की तरफ छोड़ा है और ख़ुद कहते हैं कि मैं अपने एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। खुद मेरे वालदैन के घर में कुछ देर बैठे और फिर कहते हैं कि मैं अब जा रहा हूँ दोस्त के घर और मैं 3-4 दिन तक वहीं पे रहूँगा, 3-4 दिन तक तुम भी सुकून से रहो अपनी वालदा के पास और उसके बाद मैं आऊँगा। और कहती है 3-4 दिन गुजरे हैं, 4 दिनों के बाद आए हैं मेरे हस्बैंड। तो कहते हैं वो मेरा और तुम्हारा पासपोर्ट जो है वो गुम हो गया। मैं दोस्त के घर था और वहाँ पे कोई मसला हो गया और पासपोर्ट जो है मुझे पता नहीं चला कहाँ गिर गया, क्या हो गया मेरे साथ। तो अब मैं पीछे अप्लाई करूँगा, डॉक्यूमेंट्स नए बनवाऊँगा और फिर तुम्हें साथ लेके जाऊँगा। मैं अकेला नहीं जाऊँगा, टेंशन मत लो, मेरे भी तो साथ ही पासपोर्ट गुम हुआ है। कहती है मैं हैरान हो गई कि एकदम से 4 दिनों में पासपोर्ट कैसे गुम हो गया और कैसे ये सब कुछ हो गया। और मुझे साथ में कहा कि तुमने इनको बताना नहीं है, अपने वालिदैन को मत बताना। मैं इंशाल्लाह भी आया हूँ 4 दिन के बाद, फिर भी मैं मज़ीद कल परसों तक मैं जो है नया एम्बेसी जाऊँगा यहाँ पे और अपना नया वीज़ा जो है अप्लाई करूँगा और फिर पीछे से बहन के साथ रब्ता करूँगा। तो कागजात पीछे से आएंगे तो मैं फ़ौरन जो है ना तुम्हें ले जाऊँगा। तो कहती है कि मैं उसकी बात पे फिर यकीन कर लिया, वहाँ पे रह गई। बीच में 4-5 दिन गुजर गए लेकिन वो वापस नहीं आया। तो मुझे अपने एक दोस्त का नंबर दे के गए हुए थे कि मेरे ये दोस्त का नंबर है, फिर उनसे रब्ता कर लेना, अगर कोई मसला बन जाए तो उनसे रब्ता कर लेना। तो कहती है कि मैंने जैसे ही फ़ोन किया उनके उस दोस्त को, उसने मुझे बताया कि जी यहाँ से तो वो 4 दिन हो चुके हैं, चला गया है, वापस जा चुका है। कहती है मेरी पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं अपनी माँ को गले लगा के इतनी रोई, इतनी धाड़े मार मार के कि मेरी छोटी सी बेटी 4 माह की वहाँ पे है, उन्होंने मेरी बेटी भी मुझसे छीन ली और मुझे नौकरानी बना के साथ लेके गए हुए थे और अब जो है वो मुझे वापस यहाँ छोड़ गया। मैं गुर्बत की मारी हुई कैसे वहाँ वापस जाऊँगी, मेरा पासपोर्ट भी साथ ले गया। कहती है मैं उसी जहाँ पे उन्होंने बताया था ना कि यहाँ पे है एम्बेसी, अब वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका वीज़ा लग जाता है और दोबारा आपको पासपोर्ट मिल जाता है और आप जा सकती हैं। जिस तरह उसने मुझे कहानी सुनाई थी, कहती है उसके मुताबिक मैं वहाँ पे गई हूँ। जब पता किया तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, आपके हस्बैंड जो है यहाँ से अपने पासपोर्ट पर ही गए हैं जिस पे वो आए हुए थे। तो कहती है यहाँ से फिर मेरी अल्लाह ने मदद की, एक फ़रिश्ता मेरी, इसी तरह मैं रोती रहती थी, चीखती रहती थी, मैंने वहाँ पर जाके जो है ना शोर मचाया और एक अल्लाह के बंदे, एक फ़रिश्ते ने मेरी मदद कर दी और उसने जो है वहाँ ही से मेरे हस्बैंड पर और मेरे ससुराल वालों पर केस फाइल कर दिया। और उसने वहीं से ही मुझे यहाँ पे रहते हुए उस बंदे ने मेरी मदद की और मेरा ना सिर्फ केस वहाँ पे फाइल किया बल्कि मेरे हस्बैंड के ऊपर जो है ना कर दिया, मुकदमा भी कर दिया और साथ में वहाँ पे वकील भी मुझे करके दिया वहाँ से। और फिर इस तरीके से फिर वहाँ से मेरे लिए उन्होंने, मेरी बेटी का जब केस फाइल हुआ और उस वकील ने वहाँ से मेरा वीज़ा भेजा और मैं जो है दोबारा वापस वहाँ लंदन पहुँच गई। वहाँ गई हूँ और फिर वहाँ जाके जो कानूनी कार्रवाई थी उसके मुताबिक इस बंदे ने मुझे जो है ना थोड़ा बहुत खर्चा देता था बच्चों का और मैं ये नहीं जानती थी कि मैं दोबारा सेकंड प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। और जब मुझे वहाँ पे जाके इस चीज़ का पता चला तो डिवोर्स तो मेरी हो नहीं सकती थी, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रही, मैं अलग, मैंने रहने की ख्वाहिश की और उन्होंने भी मेरा साथ दिया, वहाँ की हुकूमत ने मेरा साथ दिया और कानून ने। तो फिर मैं अलग अपना कमाती भी थी, मैंने जॉब भी शुरू कर दी। अपनी बड़ी बेटी को भी उन्होंने दिलवा दिया, बेटी मेरे पास है, बड़ी भी, और
कुछ अरसे के बाद इसी केस के दौरान मुझे अल्लाह पाक ने सेकंड बेटी दे दी। मेरी दूसरी बेटी भी अब मेरे साथ है और उन बेटियों को मैंने खुद पाला, खुद भी मेहनत की, अपनी बेटियों को पढ़ाया भी। अब मैं वहीं पर सेटल हूँ, दोनों मेरी बेटियाँ मेरे साथ हैं। लेकिन मेरा हस्बैंड कभी कभी आता है या फिर कभी कभी फ़ोन पे बात कर लेता है, लेकिन मैंने उसे ना माफ़ किया और ना कभी माफ़ करूँगी। और मैं अपनी बेटियों के साथ आज सुकून से हूँ, खुश हूँ। मेरी बेटियाँ भी वहाँ पे जो हैं अब पढ़ भी रही हैं और जॉब भी कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सेटल हूँ। लेकिन ये कहानी बताने का मेन मकसद ये है कि जो माँ बाप ये ख्वाहिश दिल में रखते हैं ना कि हमारी बेटियों के बैरून मुल्क रिश्ते हो जाएँ और बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर देखे, बग़ैर जो है ना कोई तहकीक किए रिश्ता दे देते हैं, तो ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। यहाँ पे पाकिस्तान में अगर आपकी बेटी किसी गरीब घर में, किसी एक कच्चे मकान में भी रह रही है ना और वो आपकी आंखों के सामने है, वो सुकून से है ना, तो यकीन करें इससे बड़ी और जन्नत कोई भी नहीं हो सकती। और अगर आप ज़्यादा दौलत के चक्कर में हो या फिर ज़्यादा अपनी बेटी के लिए ख्वाहिशें सोच कर बग़ैर तहकीक किए आप रिश्ता दें, तो हालात इस तरह बिगड़ सकते हैं। सारे लोग बुरे भी नहीं होते, लेकिन सारे अच्छे भी नहीं होते। देखें, लोग कहते हैं कि अपनों में रिश्ते करो तो अपने रिश्तेदार ऐसे होते हैं। कम से कम ये तो होता है ना कि अपने रिश्तेदार सामने होते हैं, मुंह के सामने होते हैं, वो उनके बारे में आपको सब कुछ पता तो होता है ना। लेकिन गैरों में जब आप ऐसा रिश्ता करें या ढूंढें, तो आप कम से कम उसकी तहकीक पूरी करें, उसके बारे में जानें कि आखिर इसमें ये वाकई ही सब कुछ सच है। अगर कोई आपके बैरून मुल्क और कोई आपके रिश्तेदार रहते हैं, उनसे आप उनकी तहकीक करवाएं, इस मामले की जड़ में जाएं। और जिनको आप रिश्ता दें उन्हें भी ये चीज़ बताएं कि हम लोग इतने गए गुजरे नहीं हैं। बिल्कुल अपने आप को ऐसे रिश्तों के सामने झुकाएं भी ना, और ना ये सोचें कि हम बहुत गरीब हैं, ये बहुत अमीर हैं, तो इनके सामने हमने ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करनी, ऐसा भी ना सोचें। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो यकीन करें मेरे अपने आंसू निकल आए। मैं पूरी रात यही सोचती रही कि या अल्लाह मेरी भी तो 4 बेटियाँ कि नसीब अच्छे करना। मैं 24 घंटे यही चीज़ें सोचती रहती हूँ कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। फिलहाल अभी तो वो पढ़ रही हैं, इसीलिए मेरी ये ख्वाहिश है मैं कि मेरी बेटियाँ पढ़ें और कुछ बन जाएँ। जब भी अपनी बेटियों के रिश्ते करें, जितना पैसा आपने उनकी शादी पे खर्च करना है ना, उतना पैसा लगा के आप उन्हें पढ़ा के कुछ बना दें। अगर वो खुद कमा रही होंगी ना, तो कल को वो हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सकती हैं। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी स्टोरी। और ये स्टोरी बताने का मेन मकसद ये है कि ताकि जो है ना जितनी भी माएँ हैं, कुछ शायद वो यहाँ से कुछ आइडिया लेके किसी की हेल्प हो सके, ठीक है, कुछ मोटिवेशन उन्हें मिल सके। और यहाँ पे जी मेरी बड़ी बेटी आज बना रही है, ये घर में खुद उसकी ख्वाहिश थी कि मैंने पास्ता बनाना है, और ये होममेड पास्ता वो खुद बना रही है। आप देखें मेरी बेटी की मेहनत देखें। और मैं साथ वीडियो बना रही थी। वो जो रेसिपी मैं बना सकती हूँ वो मैं बनाती हूँ, मैं काफ़ी हेल्प करती हूँ फिलिंग वगैरह बनाने में, लेकिन ये रेसिपी मेरी बेटी ने कहा मैंने खुद बनानी है। अच्छा, इसका सिर्फ होममेड पास्ता बनाने की मैंने वीडियो बनाई है। आगे से इसने जो कुक किया था ना, उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मैं और कामों में लगी हुई थी। इंशाल्लाह उसकी वीडियो जो है ना नेक्स्ट टाइम दोबारा जब मेरी बेटी ये बनाएगी ना, तो मैं आपके साथ मुकम्मल रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़े का बना था, बहुत ज़बरदस्त बना था। मेरी बेटियों को ज़्यादा चाइनीज़ और ये दूसरे फूड जो है ना ये पसंद है, तो फिर जो मुझसे बनते हैं मैं बना देती हूँ। लेकिन माशाल्लाह अभी वो बड़ी हो गई हैं, तो वो हेल्प करती हैं और साथ में काम करवाती हैं मेरे। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। अच्छा, ये है बहुत मेहनत वाला काम। मेरी बेटी ने ये जो है ना सारा मैदा अंडों से गूंदा था। 3 अंडे लगे थे इसके। पहले वो बैटर जो है सख्त था, फिर जब उसमें एक और अंडा डाला वो थोड़ा नरम हो गया, फिर मेरी बेटी ने उसमें और मैदा डाल के इसको सख्त किया, ठीक है। लेकिन गूंदना इसको अंडों से ही है। अंडों से गूंद के फिर इसको बेल के फिर इस तरह इसके ऊपर मैदा डाल के और इसकी जो है ना आपके सामने अब ये कटिंग की है। फिर ये इसको बॉयल करेगी। बॉयल करने के बाद इसको जिस तरह मैक्रोनी पकाई जाती है ना, इसी तरह इसने चिकन को पकाया था, जिस तरह मैक्रोनी बनाई जाती है, पकाई जाती है, उस तरीके से चिकन भी पकाया। बीच में इसने मैक्रोनी भी डाली, चीज़ भी डाली, और चीज़ के साथ ये बहुत मज़े का बने था। फिर एंड में इसने इसको बीच में डाल दिया था। इतना मज़े का ये बना था, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनी थी। आसान सी रेसिपी है। सिर्फ यह कि ये अगर बने बनाए भी आजकल मिल जाते हैं, पास्ता के पैकेट मिल जाते हैं,